Welcome to Unacademy Studio Rise. इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। बेसिकली हम स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एग्जाम और इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी उसको भी ध्यान से देखिएगा बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन मेंस एग्जाम। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्री कम मेन सीरीज। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले 5 लेक्चर वो आप देख सकते हैं और चाहे तो एक रिवीजन लेक्चर जो है उसको भी देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली भी देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 6 को। हालांकि अगर आप एक रिवीजन लेक्चर देख के इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर डेवलप होगी। फिलहाल My name is Prince Luthra, All India rank 577, and here on Unacademy I teach ethics, current affairs and history. Unacademy प्लेटफॉर्म पर आपको वेरियस एजुकेटर्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आपको, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के बारे में भी आपको बताया जाता है। सो देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स भी आपको मिलेंगे, लाइक मिस्टर मृणाल पटेल इज देयर फॉर इकोनॉमिक्स, देन मिस्टर रोमन सैनी इज देयर जो कि आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। इसी तरीके से हर एरियाज के स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ वी हैव अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और ये इसके वेरियस पैकेजेस हैं। लाइक 1 महीने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 और 24 महीने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीएल लाइव कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 40,000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो इवेंचुअली आपको 36,000 का पड़ेगा। इसी तरीके से जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है जिसकी कॉस्ट 64,000 है, आफ्टर यूजिंग द पीएल लाइव कोड इसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल कम डाउन टू 57,600। तो अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि सिर्फ अनअकैडमी प्लस पर हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। यू गेट टू सी द लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस देख पाएंगे, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और अगर कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है यू विल एबल टू डाउनलोड दोज क्लासेस, तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे वो क्लासेस को। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। You can download the Unacademy Plus application for this. उसके बाद you can go to get subscription, choose any of the packages which are available, and then use PL Live code and finally make the payment. आपको benefits मैंने बताई थी Unacademy Plus के जो आपको available होंगे, and once you subscribe, an entire dashboard will be given to you और जितने भी courses upload किए जा चुके हैं concerning UPSC वो आपके पास available होंगे। और let's say कि आपने 12 months के लिए subscribe किए, आगे आने वाले 12 महीनों में जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी या जितने भी कोर्सेज अपलोड किए जाएंगे यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट एज वेल। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले विल स्टार्ट विद कोट ऑफ द डे। नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट बिकॉज इस पूरी जर्नी में आपको बहुत बार फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं और जो इंस्पिरेशन लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो सकता है। सो द बेसिक क्रक्स हियर इज नेवर क्विट। आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहिए एंड इवेंचुअली यू विल गेट द सक्सेस। क्विट कर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्विट नहीं करते और अपने फेलियर से सीख कर आगे बढ़ते जाते हैं देन यू विल फाइंड अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हम मार्किंग स्कीम को देखेंगे अब। देयर विल बी 15 एमसीक्यूज और 15 में से अगर आपके 13 से 15 एमसीक्यूज सही निकल आते हैं इट मीन्स योर ग्रेड इज एक्सीलेंट, आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। 10 से 12 योर प्रिपरेशन इज गुड, 7 से 9 देन यू हैव टू रीड केयरफुली। वाई? बिकॉज ये आपका डेंजर जोन है। फिर दोबारा से बता देता हूँ, दिस इज द एरिया जहां पे आपका स्कोर अराउंड 50% के आसपास रहता है और यू आर नॉट सो श्योर कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। इसी वजह से आप मेंस की प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते हैं और प्रीलिम्स की भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन 6 और इक्वल टू 6 आपका आता है देन आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बिकॉज प्रिपरेशन जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दैट्स वाई नॉट एबल टू सोल्व मोर देन 6 एमसीक्यूज। अगर आपका यहाँ पे नीचे के 2 क्वाड्रेंट में फॉल करता है, लेट्स से कि आपके 6 या 7 क्वेश्चन सही हैं, कोई इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव इट और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर वाली ब्रैकेट्स में कोशिश करिए लेके जाने की। और इसके बाद आपका जब स्कोर इंप्रूव होगा तो चांसेस ऑफ योर गेटिंग सिलेक्टेड एट द प्रीलिम स्टेज विल बी हाई। तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे वंस यू स्टार्ट स्कोरिंग गुड इन करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे अभी बक्सर जो हमें कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, और नया एक टॉपिक मैसूर, इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। बक्सर हमने स्टार्ट कर दिया था, जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन मैसूर के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन है आज के वीडियो के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वेरी आपको बहुत केयरफुली रीड करना है कि करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है और इनकरेक्ट के बारे में, बिकॉज देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन यूपीएससी आस्क्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयर यू शुड रीड केयरफुली, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आता भी होगा बट यू विल बी एबल टू मार्क दैट इनकरेक्टली। तो आपको इनकरेक्ट मार्क नहीं करना है, करेक्ट मार्क करना है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी। तो बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। पहली, कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ अवध शाह आलम टू वर डिफीटेड बाय इंग्लिश फोर्सेस। तो क्या मीर कासिम नवाब ऑफ अवध शाह आलम टू की जो फोर्सेस थी उनको इंग्लिश ने हरा दिया था। सेकेंड, इंग्लिश फोर्सेस वर लेड बाय हेक्टर मुनरो एट बक्सर। तो जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको हेड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो हेड कर रहे थे। देखेंगे ये भी सही है कि नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, निजामुद्दौला वॉज मेड द नवाब। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद निजामुद्दौला को नवाब बना दिया गया ना। 3 स्टेटमेंट दिए, हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रीड देम केयरफुली, टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आंसर करेक्ट क्या है और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी थोड़ा सा हम तफसील से डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Five more seconds. चलिए बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम। तो एक तरफ कौन था, एक तरफ मीर कासिम था और नवाब ऑफ अवध थे और शाह आलम 2, ये 3 एक साइड थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो एक साइड थे। अगर आपको पुराना लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि मीर कासिम को छोटी छोटी लड़ाइयों में ब्रिटिशर्स डिफीटेड मीर कासिम एंड आउट ऑफ दिस डिस्कस्ड मीर कासिम फ्लेड टू अवध। तो वो अवध भाग गए थे और वहां पे नवाब ऑफ अवध से मिले एंड देन दे आल्सो इंक्लूडेड मुगल सम्राट शाह आलम 2 इन द अलायंस। तो अलायंस में तीनों एक साथ मिल गए और ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने एक बैटल ऑफ बक्सर में स्टार्ट किया और इवेंचुअली इनको क्या हुआ, डिफीट मिली यहां पर। तो इवन दो दे वर फाइटिंग टुगेदर, तीनों मिलके लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, बट फिर भी ये जीत नहीं पाए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। सेकंड, इंग्लिश फोर्सेस को हेड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो हेड कर रहे थे बैटल ऑफ बक्सर में। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज हेक्टर मुनरो वाज हेडिंग दैट। थर्ड, निजामुद्दौला वाज मेड द नवाब। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट निजामुद्दौला, इट वाज मीर जाफर। तो बेसिकली पहले क्या था, इनिशियली आपको अगर याद हो पुराने लेक्चर्स में यही था कि मीर जाफर जो थे वो नवाब बनाए गए थे, लेकिन बिकॉज मीर जाफर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ देयर इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज, मीर जाफर ने एक डच के साथ मिलकर अलायंस करी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करना शुरू किया। जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला, दे रिमूव मीर जाफर एंड पुट मीर कासिम एट हिज प्लेस। बट मीर कासिम को भी जो ब्रिटिशर्स की इंटरवेंशन थी वो पसंद नहीं आई और इवेंचुअली मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में भी छोटी छोटी लड़ाइयां होनी शुरू हो गई और इवेंचुअली बैटल ऑफ बक्सर हुई। और अभी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, ठीक है मीर कासिम को भी हम अपने पपेट की तरह यूज नहीं कर पाए, सो जो पुराने वाला बंदा है हमारा मीर जाफर, उसी को ही वापस बिठा देते हैं बिकॉज मीर कासिम से तो बेटर वही था। तो मीर जाफर को यहाँ पे नवाब बनाया गया। थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा बी 1 एंड 2। इसमें कुछ और डिस्कस करते हैं। अभी हुआ क्या था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इंग्लिश की सुप्रीमेसी थी ये काफी बढ़ चुकी थी और इनका जो बेसिक एक ड्रीम था टू रूल ऑल ओवर द कंट्री वो कहीं ना कहीं सच होने जा रहा था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की प्रिविलेजेस मिल गई थी। ठीक है, लेकिन एक ऐसी आइटम थी जो मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा जहां पे ड्यूटी फ्री नहीं मिला था, इनको जो ड्यूटी फ्री राइट्स थे वो नहीं मिले थे। हालांकि बाकी सारी आइटम्स के अंदर दे वर ट्रेडिंग विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। ठीक है, नाउ जहां बात आती है निजामुद्दौला की, आपको पता है निजामुद्दौला वाज नॉट मेड द नवाब। कौन बनाया गया था, मीर जाफर। बट आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, तो कुछ टाइम के बाद मीर जाफर की डेथ हुई, हिज माइनर सन नजीमुद्दौला ही वाज अपॉइंटेड एज नवाब। तो आप देख सकते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ क्या, इंग्लिश की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट्स मिल गए और यहां पे मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ठीक है, बिकॉज मीर जाफर जो था पपेट था तो इंग्लिश उसको कैसे भी नचा सकते थे। खैर, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statements is or are correct about consequences of Battle of Buxar? तो Battle of Buxar की consequences के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट,
द नवाब्स हैड वर्चुअली लॉस्ट देयर मिलिट्री पावर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब की जो मिलिट्री पावर थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सेकेंड, द लैक ऑफ बेसिक कोऑर्डिनेशन अमंग द थ्री डिस्पैरेट एलाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसाइसिव डिफीट। तो किन तीन एलाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो भी बताइएगा। पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, अभी नहीं बताऊंगा मैं, डिस्कशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, बताइए कि इसमें से कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें बैटल ऑफ बक्सर की तो कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस सही थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फाइव मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट, द नवाब्स वर्चुअली लॉस्ट देयर मिलिट्री पावर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तीन पावर कौन कौन सी थी, एक तो थे मीर कासिम जो नवाब ऑफ अवध के पास भागे थे और उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम टू को भी इंक्लूड किया था। तो ये तीनों पावर थी जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रही थी, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर इन्हीं के ही जो डिफीट हुई थी उसके बारे में रीजन दिया है, द लैक ऑफ बेसिक कोऑर्डिनेशन। अब दिस इज द करेक्ट रीजन बिकॉज तीनों ही आर्मीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तीनों ही लीडरशिप के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो खड़े नहीं हो पाए और इवेंचुअली ब्रिटिश की सुप्रीमेसी जो थी एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है। अब एक चीज मानने वाली है कि ना ही सिर्फ इस टाइम ब्रिटिशर्स ने नवाब को हराया था बल्कि मुगल्स को भी हराया था। तो एक ही बारी में दोनों को डिफीट करने के बाद जो ब्रिटिश की जो एक होल्ड होता था टेरिटरी के ऊपर वो काफी हद तक बढ़ चुका था बिकॉज इस बार उन्होंने तीन मेजर पावर्स को, इंडिया की तीन मेजर पावर्स को एक साथ हराया था। तो यहां पे फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which of the following statements is or are correct about Robert Clive? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है। He was made governor of Bengal twice. तो क्या उन्हें दो बार गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, देखेंगे। सेकंड, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंक्लूडिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये दो स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। टेक 15 सेकंड्स। इसका आंसर क्या हो सकता है कि क्या दो बार गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का, और क्या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी हुई है। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं रॉबर्ट क्लाइव जो थे एक क्लर्क हुआ करते थे और बाद में उन्होंने एक क्लर्क की जॉब छोड़ के आर्मी को ज्वाइन किया था और इवेंचुअली गवर्नर बने यहाँ पर। तो गवर्नर वो 1757 से 1760 और फिर दोबारा 1765 to 67 he was holding the charge of governor in British Empire. Now रॉबर्ट क्लाइव ही रिस्पॉन्सिबल थे ड्यूअल सिस्टम को लाने के लिए। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूज होता था, उसको यही लेके आए थे और इवेंचुअली ही कमिटेड सुसाइड। नाउ दिस इज अ ट्रिवियल फैक्ट अबाउट हिम कि इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड जो था वो कमिट किया था। खैर हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंक्लूडिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जान के अभी आपको नहीं बता रहा हूं बिकॉज इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस भी हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। Which of the following statements is or are correct about Treaty of Allahabad? Treaty of Allahabad के ऊपर तीन स्टेटमेंट दिए, हमें क्या बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, Treaty of Allahabad was signed between Clive and Mir Jafar. So was it signed between Robert Clive and Mir Jafar or some other parties were involved? देखते हैं इसको। Second, it concluded that नवाब would pay 50 lakh to company as indemnity. तो इसके अंदर नवाब को 50 लाख रुपए कंपनी को एज ए कॉम्पनसेशन देने थे। तो ये बात सही है कि नहीं है, इसको भी देखेंगे। नवाब हैड टू गिव हिज एस्टेट टू बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह को नवाब को अपनी पूरी एस्टेट देनी पड़ी। तो नाउ टेक 15 सेकंड्स, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं।
सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में साइन हुई थी? सो इट वाज नॉट बिटवीन क्लाइव एंड मीर जाफर। तो क्लाइव और मीर जाफर के बीच में साइन नहीं हुई थी, इट वाज बिटवीन क्लाइव एंड नवाब ऑफ अवध। तो नवाब ऑफ अवध और क्लाइव के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ए बी सी तीनों एलिमिनेट होकर डी आंसर हो जाएगा। हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। इट कंक्लूडेड दैट नवाब वुड पे 50 लाख टू द कंपनी एज इंडेमनिटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट भी जो है बलवंत सिंह को उनको अपना एस्टेट देना पड़ेगा, वो भी सही है। हम देखते हैं कि इस ट्रीटी की टर्म्स क्या थी। एक टर्म तो ये थी कि जो नवाब ऑफ अवध है उनको इलाहाबाद गिव अप करना पड़ेगा। सेकेंड, उनको 50 लाख रुपीज कंपनी को देने पड़ेंगे एज वॉर कॉम्पनसेशन, क्योंकि उन्होंने वॉर करी थी कंपनी के अगेंस्ट में, तो एज ए कॉम्पनसेशन, और कंपनी का काफी खर्चा हुआ था। ये ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजी थी कि जब भी वो सामने वाले को हराते थे उससे काफी ज्यादा पैसा एज ए कॉम्पनसेशन लेते थे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जो पैसा ब्रिटिश आर्मी रेज करती थी लोगों से, ब्रिटिश लोगों से वॉर लड़ने के लिए, उन लोगों को एज अ स्टेक होल्डर पैसा रिटर्न किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्रिटिशर ने अगर ब्रिटिश आर्मी को 10,000 रुपए दिए थे वॉर लड़ने के लिए, और अगर वो वॉर जीत गई ब्रिटिश आर्मी, तो ब्रिटिश आर्मी उसको 10 की जगह 15,000 रुपए वापस देती थी। तो इट वॉज मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट थिंग फॉर ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए कभी भी ब्रिटिश आर्मी को पैसा रेज करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि वो वॉर अपनी जीतते रहते थे, डिफरेंट बैटल्स जो थे वो जीतते रहते थे, और ब्रिटिश लोगों को ये चीज पता थी। इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे इन वेजिंग वॉर्स, और बाद में अच्छा रिटर्न उस पर कमाते थे। नाउ थर्ड इज, उन्होंने बलवंत सिंह को, नाउ बलवंत सिंह कौन थे? ही वॉज अ जमींदार ऑफ बनारस। बनारस के एक जमींदार थे, उनको अपना पूरा का पूरा एस्टेट का जो पोजीशन था वो बलवंत सिंह को दे दिया। ये ट्रीटी की टर्म्स थी जो नवाब ऑफ अवध को माननी पड़ी। ये 3 टर्म्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, डी हमारा आंसर है। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which of the following statements is or are correct about dual system of government? अगर आपको याद हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया कि ड्यूअल सिस्टम कौन लेके आया था, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। अगर आपने वो ध्यान से सुना तो आपको पता होगा और आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ध्यान से नहीं सुना है तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू, बिकॉज बिल्कुल फोकस करके वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या वॉरेन हेस्टिंग ने ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था? देखेंगे। सेकंड, दीवानी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्परर अंडर ड्यूअल सिस्टम। तो दीवानी जो थी एम्परर से ले ली गई थी, जो ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इसके अंडर में, क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशन में यही था कि दीवानी ले ली जाएगी। देखेंगे इसको भी। निजामत फंक्शन वाज टेकन अवे फ्रॉम सूबेदार अंडर द ड्यूअल सिस्टम। तो निजामत फंक्शन जो था वो भी ले लिया गया था अंडर ड्यूअल गवर्नमेंट। तो टेक 15 सेकंड्स, बताइए कि क्या ये वॉरेन हेस्टिंग ने लेके आए थे, ये दीवानी इसके अंदर ली गई थी या नहीं ली गई थी, निजामत फंक्शन लिया गया था नहीं लिया गया था। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये भी सोचिएगा दीवानी और निजामत फंक्शन का यहां पे मतलब क्या है। फाइव मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यह बताया था कि इट वाज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था आपका ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इट वाज नॉट वॉरेन हेस्टिंग, इट वाज रॉबर्ट क्लाइव। और अगर पहली स्टेटमेंट अगर आप ये आपको पता होता तो तीनों ही जो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, आंसर सीधा डी आ जाता। सेकंड देखते हैं, दीवानी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्परर अंडर ड्यूअल सिस्टम। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज दीवानी जो थी वो एम्परर से ही ली गई थी, और इसके अलावा जो निजामत फंक्शन था वो सूबेदार से लिया गया था। ये तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। अब हम देखेंगे कि दीवानी और निजामत का यहाँ पे मतलब क्या है। नाउ दीवानी का क्या मतलब है, सोचिए इसके बारे में। सो इट इज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जब ये राइट किसी को मिल जाता है तो कहते हैं कि उसको दीवानी दे दी गई है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बेसिकली जहां भी जाते थे कोशिश यही करते थे दीवानी राइट्स उनको मिल जाए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स उनको मिल जाए, ठीक है। और निजामत क्या होता है? निजामत इज पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन। तो किसी भी एरिया का अगर आपको पुलिस और जुडिशियल फंक्शन मिल गया, इट मीन्स वहां की आपको निजामत मिल गई। और यही 2 इंपॉर्टेंट एरियाज, अगर किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपके हाथ में रेवेन्यू है उसका,
उस कंट्री का, और वहां की पुलिस आपके हाथ में है, जुडिशरी आपके हाथ में है, तो और क्या चाहिए। सो दीज वर द बेसिक और मेजर टू फंक्शंस जो कि ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे, और इसके बाद रूल करना उनके लिए बहुत आसान हो गया था। तो नवाब का रोल क्या रह गया, एक पपेट जैसा रोल रह गया टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, बिकॉज जो एक्चुअल पावर जो थी वो तो कंपनी के पास ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आपको पता ही है, डी हो जाएगा, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। Which of the following statements is or are correct about dual system of government? Dual system government के ऊपर तीन स्टेटमेंट दोबारा से दी है, देखते हैं। It led to administrative breakdown and disasters for people of Bengal. तो इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ब्रेकडाउन हो गया और लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ। सेकंड, नीदर द कंपनी नॉट द नवाब केयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि अब देखा था निजामत और जो आपका दीवानी राइट्स थे वो किसके पास थे, पहले तो नवाब के पास हुआ करते थे, पर अभी क्या हो रहा था, जो मेजर चीजें थी जैसे दीवानी हो गई, निजामत हो गई, वो तो कंपनी के पास आ गए, और लॉ एंड ऑर्डर जो था ना वो नवाब के पास आ गए। तो नवाब के पास देखा जाए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और पूरी की पूरी अथॉरिटी थी। इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला नहीं पाए, पब्लिक वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो मेन मकसद था वो तो पैसा कमाना था, तो इसी वजह से वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में क्यों सोचेंगे। नवाब का जो बेसिक एजेंडा था वो पब्लिक वेलफेयर था, लेकिन जब उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है तो वो पब्लिक वेलफेयर कैसे करेगा। तो देखेंगे इसको भी। रॉबर्ट क्लाइव डिड अवे विद द ड्यूअल सिस्टम इन 1772। तो क्या ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने हटाई थी। ऑफकोर्स हमें ये तो पता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, बट क्या हटाने वाले भी रॉबर्ट क्लाइव थे, और was it somebody else who removed the dual system of government? Now take 15 seconds, think about it कि आंसर क्या हो सकता है। Five more seconds. ओके, सो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगर देखा जाए पहली जो दो स्टेटमेंट है ये तो काफी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है कि जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो हमें पता है इट वाज नॉट अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज नॉट एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन वाज समथिंग व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, और ये हुआ भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन हुआ, और when there would be an administrative breakdown, of course it will prove to be disastrous for people. तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड, neither the company nor the nawab cared for administration, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते हुए ये रीजन बता दिया, बिकॉज कंपनी वाज मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी एंड नवाब वाज although interested in public welfare but he had no power whatsoever, therefore second statement भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे इंट्रोड्यूस किया, चांसेस कम होते हैं अगर उसने इंट्रोड्यूस किया तो वही इसको खत्म करे, ऑल्दो हो भी सकता है। नेवरदलेस यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। सो इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स टू एबॉलिश दिस सिस्टम ऑफ डुअल सिस्टम इन 1772। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, पहली दो स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बी। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव, और हटाया किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statements is or are correct about Treaty of Allahabad? दोबारा इस पे क्वेश्चन आया Treaty of Allahabad पे, देखते हैं। शाह आलम II would reside in Allahabad as per the terms of Treaty of Allahabad। क्या शाह आलम II को इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया आफ्टर Treaty of Allahabad? तो जब भी ट्रीटी कोई भी साइन होती है उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है, तो अब ये तीन टर्म्स एंड कंडीशन दी है। क्या शाह आलम II को इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया, देखेंगे। Second, Shah Alam II would issue a फरमान granting the Diwani of Bengal, Bihar, Odisha to East India Company। कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, देखने में तो सही लग रही है, बाकी इसको डिस्कस करेंगे। शाह आलम II ने एक फरमान इशू किया, उसके बाद क्या हुआ, दीवानी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स, किसके, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। थर्ड देखते हैं, अ प्रोविजन ऑफ पेइंग ₹53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न ऑफ निजामत फंक्शन। आपको मैंने निजामत फंक्शन बताया था, मतलब पुलिसिंग, जुडिशरी, इस फंक्शन के लिए 53 लाख रुपए जो थे वो कंपनी को दिए जा रहे थे एज पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, क्या हो सकता है इसका आंसर। फाइव मोर सेकेंड्स डिस्कस करेंगे फिर। चलिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को डिस्कस करते हैं। हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था, तीन बेसिक पावर थी, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल
सम्राट शाह आलम टू, ठीक है। और जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, ये भी बताया गया था कि जो इलाहाबाद है वो दे दिया गया था किसने, नवाब ऑफ अवध ने जो इलाहाबाद था किसको दिया था, शाह आलम टू को दे दिया था। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पे शाह आलम टू को जब ये इलाहाबाद दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि आप यहाँ पे रहिए, क्योंकि उस वक्त इवन द मुगल्स जो थे इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन उनका नाम काफी चलता था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि ठीक है आप इलाहाबाद में रहिए, हम आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखेंगे, पर आप हमें क्या करिए, हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स दे दीजिए। तो देखा जाए तो शाह आलम टू को एक तरीके से एक लॉलीपॉप दिया गया कि आप इलाहाबाद में रहिए अंडर आवर प्रोटेक्शन, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी, एंड इन लीव ऑफ दैट गिव अस द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो पहली दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। थर्ड, क्या तीसरी टर्म ये थी कि 53 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि निजामत फंक्शन को मैनेज किया जा सके? यस, 53 लाख रुपए कंपनी को दिए गए ताकि वो निजामत फंक्शन, जिसमें क्या क्या आता है मैंने आपको बताया था अभी, पुलिस, जुडिशरी, मिलिट्री और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, देखा जाए तो ये सारी चीजें आती हैं। यही चीज को मैनेज करने के लिए 53 लाख रुपए कंपनी को दिए गए थे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, सी हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which of the following statements is or are correct about consequences of Battle of Buxar? तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थी, अभी हमने डिस्कस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया है, तो इससे काफी हद तक तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर ही साइन करी गई थी। फिलहाल यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, द इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल इंक्लूडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। तो जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया था, मतलब वो ट्रेड को, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी दे कुड कंटिन्यू, और इसमें सभी प्रोडक्ट्स जो थे वो शामिल थे, देखेंगे। सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर निजामुद्दौला वाज अपॉइंटेड नवाब। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो हमने कॉन्सिक्वेंसेज में देखा, मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, और उसके बाद किसको बनाया गया, ये कह रहे हैं निजामुद्दौला को बनाया गया। नाउ अगर देखा जाए इसमें से इसी क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर पिछले कुछ एमसीक्यूज को ध्यान से किया हो तो निकल के आ सकता है, इसका इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट को मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन के अंदर डिस्कस किया था। फिर भी 10 सेकंड्स लीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, मैंने पिछले ही एमसीक्यूज में बताया था कि इंग्लिश को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट्स मिल गए थे, लेकिन सिर्फ एक आइटम ऐसे थे जिसमें नहीं मिले थे। तो यहां पे ये स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाती है, ठीक है। वो क्या चीज थी, बेसिकली सॉल्ट के अंदर 2% ड्यूटी उनको फिर भी देनी पड़ती थी, तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे एक्सेप्ट सोल्ट। ये हो गया, पहली स्टेटमेंट गलत होगी, सी और ए एलिमिनेट हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर निजामुद्दौला वाज अपॉइंटेड नवाब, ये भी मैंने बताया था। यस, जो मीर जाफर थे उनको नवाब बनाया गया था मीर कासिम को हटा के, लेकिन इनकी डेथ के बाद उनके एक माइनर सन थे निजामुद्दौला, इनको नवाब बनाया गया था। प्रॉब्लम क्या थी, इवन दो निजामुद्दौला वाज अ नवाब, बट ही डिड नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट पावर। व्हाई? बिकॉज इट वाज नायब सूबेदार who was exercising the real power, and this Naib Subedar was at the receiving end of Britishers, because British had the real power to appoint or remove this Naib Subedar। ठीक है, तो नायब सूबेदार जो थे उनको हटाने का, अपॉइंट करने का राइट जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था, और जो रियल पावर थी वो नायब सूबेदार के पास ही थी, और उसके ऊपर की पावर किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। तो इसलिए जो नवाब थे, जो पहले मीर जाफर थे और बाद में उनके माइनर सन निजामुद्दौला बने, उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स को पूरे राइट्स थे कि वो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी ट्रेड कर सकते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सोल्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट दीवानी फंक्शन? दीवानी फंक्शन के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, कंपनी अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल। तो कंपनी ने एक मोहम्मद रजा खान के इंडिविजुअल को डेप्यूटी दीवान बनाया बंगाल के अंदर। देखते हैं, कंपनी अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान राजा सितप रॉय फॉर बिहार, और बिहार के अंदर उन्होंने राजा सितप रॉय को बिठाया। मोहम्मद रजा खान एक्टेड एज डेप्यूटी नजीम और डेप्यूटी सूबेदार। तो डेप्यूटी सूबेदार की तरह भी इनको एक नई पोस्ट दी गई थी मोहम्मद रजा को। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, टेक 15 सेकेंड्स, क्या आंसर हो सकता है इसका?
5 more seconds, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, सो अभी पिछले ही क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था कि जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स जो थे ब्रिटिशर्स को मिल गए थे, लेकिन अब ब्रिटिश खुद तो जाके रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे नहीं, बिकॉज उनके पास ना नंबर था ना उनके पास इतनी एनर्जी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वहां पे अपने ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लोगों को बिठाया। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल से पैसा इकट्ठा करने के लिए डेप्यूटी दीवान कौन थे? मोहम्मद रजा खान को बिठाया। और बिहार, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी उनको मिली थी, राजा सीतप रॉय को उन्होंने बिठाया ताकि बिहार से रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सके। इसी तरीके से मोहम्मद रजा जो थे उन्होंने डेप्यूटी सूबेदार की तरह भी रोल किया, मतलब उनको ड्यूअल चार्ज मिला हुआ था, वो दीवानी भी कलेक्ट करते थे, एज डेप्यूटी दीवान भी थे और डेप्यूटी सूबेदार भी थे। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Which of the following statement are correct about Mysore earlier rulers? Mysore earlier rulers के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। नंजराज एंड देवराज had reduced Hyder Ali to a mere puppet। तो नंजराज एंड देवराज ने हैदर अली को एक पपेट बना दिया था। सेकेंड, हैदर अली was a horseman in Mysore army। So हैदर अली was जो था एक घुड़सवार था मैसूर की आर्मी के अंदर। थर्ड, repeated incursion of the Marathas was a major predicament faced by Mysore Empire। तो इनिशियली मैसूर एम्पायर को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वो मराठास की इनकर्जन की वजह से होती थी। वो उनके टेरिटरी में घुस आते थे और पैसा वगैरह लूट के ले जाते थे। नाउ टेक 15 सेकेंड्स। मैसूर के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए क्या आंसर हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं इसे। Nanjaraj and Devraj had reduced Hyder Ali to a mere puppet। Now this statement, अगर हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है तो पता है कि हैदर अली को पपेट कौन बना, किसी ने नहीं बनाया। हैदर अली was a very strong ruler, therefore making him the puppet would be next to impossible। Rather हुआ क्या था? There was this ruler, the initial ruler of Mysore, कृष्ण राजा वोदेयर। पूरा नाम था चिक्का कृष्ण राजा वोदेयर। इसको पपेट बनाया था नंजराज एंड देवराज ने। दे यूज्ड टू बी द मिनिस्टर्स देयर इन द मैसूर एम्पायर। नंजराज देवराज ने इनको पपेट बनाया और इवेंचुअली नंजराज देवराज को भी रिमूव कर दिया और हैदर अली ने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड देखते हैं, हैदर अली वॉज अ हॉर्समैन। ये स्टेटमेंट सही है कि मैसूर आर्मी के अंदर हैदर अली वॉज जस्ट अ हॉर्समैन और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। ही वॉज नॉट वेरी मच एजुकेटेड, बट द थिंग वॉज ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल। तो उनके पास काफी ज्यादा आइडियाज थे, इसी वजह से ही टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेसफुल एम्परर देयर। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। थर्ड, रिपीटेड इनकर्जन ऑफ मराठा वॉज अ मेजर प्रेडिकामेंट। यस, होता क्या था, मराठास जब माधवराव के अंडर में थे, so the ruler Madhavrao, he used to attack Mysore somewhere in 1766 1771। तो इन सालों में अटैक किया मराठास ने काफी बार मैसूर को, and he also defeated Hyder Ali in these 2 years 1766 and 1771। हैदर अली ने कोशिश करी कि मराठा के साथ पीस को एस्टैब्लिश कर लिया जाए और काफी सारी टेरिटरीज मराठास को दी भी सही, ताकि मराठा मैसूर के अंदर अटैक करना छोड़ दें। ठीक है, और ये चीज कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर 1772 में माधवराव की डेथ हुई और उसके बाद हैदर अली ने अटैक करना शुरू किया मराठास को और 1774 से 1776 तक जितनी भी टेरिटरी जो थी मराठास को दी थी वो उनसे वापस ले ली, साथ में मराठास की कुछ टेरिटरी भी कैप्चर कर ली। तो आप समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि हैदर अली कैसे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के आ रहे हैं। A guy who used to be defeated by Marathas is now defeating Maratha and taking away their territory। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट आते हैं, रिपीटेड इनकर्जन थर्ड भी हमारी सही है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैसूर और मराठा का कैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता था। मराठास वर इनिशियली डोमिनेटिंग, बट आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव मैसूर बिकेम अ मोर डोमिनेटिंग पावर अंडर हैदर अली। तो डी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट हैदर अली मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो हैदर अली की मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है काफी फेमस है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या उन्होंने किया। फर्स्ट, एक्सीडिंगली मोबाइल मराठास कुड बी कंटेन्ड ओनली बाय अ स्विफ्ट कैवलरी। तो हैदर अली की मिलिट्री स्ट्रेटजी में इनपुट था कि मराठास को कैसे कवर करना है या कैसे कंटेन करना है। उन्होंने कहा कि एक अगर फास्ट कैवलरी हमारे पास होगी जो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सके तो मराठास को हराया जा सकता है। देखेंगे, फ्रेंच ट्रेन्ड निजामी आर्मी कुड बी साइलेंस्ड ओनली बाय इफेक्टिव आर्टिलरी एंड दैट द सुपीरियर आर्म्स फ्रॉम द वेस्ट। तो जो निजाम उनके अगेंस्ट में थे मैसूर के, उनको कैसे कंटेन करना चाहते थे, क्योंकि निजामी की जो निजाम आर्मी थी वो उनको फ्रेंच आर्मी ने ट्रेन किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी वही कुछ करेंगे और अपनी आर्टिलरी को स्ट्रॉन्ग कराएंगे और वेस्ट से ही जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो परचेज करेंगे। थर्ड, हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप एन आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडिगल। तो डिंडिगल के अंदर उन्होंने एक आर्म्स फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। नाउ टेक 15 सेकंड्स। हैदर अली की मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि मराठा को वो कैसे कंटेन करना चाहते थे, निजाम को कैसे कंटेन करना चाहते थे और अपने आप को कैसे वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। 3 स्टेटमेंट दिए इन्हीं चीजों के बारे में। टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम। फाइव मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? यस, हैदर अली की स्ट्रेटजी थी कि मराठा, क्योंकि उनके सामने 2 ही मेजर प्रॉब्लम्स थी, एक मराठा और निजाम। मराठा को कैसे हराना चाहते थे? बिकॉज मराठा की जो आर्मी थी काफी मोबाइल थी, उनको एक स्विफ्ट कैवलरी के थ्रू वो हराना चाहते थे, जो कि उनकी स्ट्रेटजी काम आई। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड, निजाम जो थे उनकी आर्मी जो थी वो फ्रेंच आर्मी ने ट्रेन करके रखी थी, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी काफी अच्छी क्वालिटी के थे। बट हैदर अली ने कहा वी विल फॉलो द सेम स्ट्रेटजी, वी विल फॉलो द सेम स्ट्रेटजी इन अ मैनर दैट वी विल ऑल्सो बाय आर्म्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम द वेस्टर्न एम्पायर्स। तो उन्होंने वेस्ट से आर्म्स एंड एम्यूनिशन परचेज करना शुरू किया। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना अगर हम वेस्ट से परचेज करें वो एक ठीक बात है, लेकिन क्यों ना हम वेस्ट की हेल्प लेकर एक फैक्ट्री यहीं एस्टेब्लिश कर ले। तो डिंडिगल तमिलनाडु के अंदर उन्होंने एक आर्म्स फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर लिया और फ्रेंच ने उनकी इस चीज को करने में हेल्प करी। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा सी, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटजी में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? निजाम, द मराठास एंड द इंग्लिश अलाइड टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली। तो ये 3 फोर्सेस, निजाम, मराठा और इंग्लिश, ये एक साइड हो गए। किसके अगेंस्ट में? हैदर अली के अगेंस्ट में। देखेंगे, सेकंड, ब्रिटिश साइडेड विद निजाम आसफ जहां एज पर टर्म्स ऑफ 1766 ट्रीटी साइन बिटवीन देम। तो ब्रिटिश और निजाम दोनों एक साइड थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1766 की। देखेंगे सही है कि नहीं है। थर्ड, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइन बिटवीन द टू एज ए कंक्लूजन। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के जो कंक्लूजन था उसके बाद ही ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो थी साइन करी गई, मतलब एज ए कंक्लूजन। तो टेक 15 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट कि तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फाइव मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? निजाम, द मराठास एंड द इंग्लिश, क्या वो एक साइड पे थे अगेंस्ट हैदर अली? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज तीनों ने अलायंस बनाया कि हम हैदर अली को मिलकर हराएंगे। ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड, ब्रिटिश साइडेड विद निजाम आसफ जहां एज पर द टर्म्स ऑफ 1766 ट्रीटी। यस, देयर वाज अ टर्म और देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड निजाम की जो नॉर्दर्न सरकार का एरिया है ना, नॉर्दर्न सरकार, ये जो एरिया है ये ब्रिटिशर्स चाहते थे और ये उनको दिया गया। इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने निजाम को कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे अगेंस्ट किसके? हैदर अली के। तो आप हमें ये एरिया दे दो, जो कि निजाम ने दे दिया, और इसके बदले में इन लिeu ऑफ दिस वी विल हेल्प यू अगेंस्ट हैदर अली, वी विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट हैदर अली। तो निजाम इस चीज के लिए मान गए। और वैसे भी निजाम जो थे उनको जो
आरकोट एरिया है उसको लेके हैदर अली के साथ उनका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। हैदर ऑलरेडी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नवाब ऑफ आरकोट, और ये डिफरेंसेस जो थे मराठास के साथ भी हैदर अली के थे, तो मराठा भी जो थे वो इंग्लिश के साइड आ गए, निजाम भी इंग्लिश की साइड आ गए, और ये तीनों ने एक अलायंस बना लिया अगेंस्ट हैदर अली। थर्ड, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द टू एज कंक्लूजन। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया बिकॉज इट वाज नॉट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इट वाज ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन करी गई उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं जो आपको ट्रीटी ऑफ मद्रास के बारे में ही बताने वाली है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ मद्रास। अभी हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुई, एज अ कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ये ट्रीटी साइन हुई। तो दो टर्म्स दिए यहाँ पे, ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो वो ये कह रहे थे कि हम एक दूसरे के प्रिजनर्स वापस कर देंगे और जो एक दूसरे के टेरिटरी को हमने कॉन्कर किया था वो वापस कर देंगे। देखते हैं। सेकंड, हैदर अली वाज प्रॉमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। हैदर अली को किससे डर था, निजाम से डर था, इसके अलावा हैदर अली को मराठा से भी डर था। तो इंग्लिश ने कहा हैदर अली को दैट तुम्हारे एनिमी भी हमारे एनिमी होंगे और वी विल प्रोटेक्ट यू व्हेनेवर समबडी अटैक्स यू। तो हैदर अली इस चीज को माने या नहीं माने, या ये टर्म्स एंड कंडीशन में था या नहीं था, क्या ये ट्रीटी ऑफ मद्रास में था या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में था, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। टेक 15 सेकेंड्स, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन करी गई थी उसमें यही हुआ, क्योंकि यूजुअली सच ट्रीटीज में यही होता है कि एक दूसरे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं वो वापस कर देते हैं, एक दूसरे की टेरिटरीज जो होती हैं वो भी वापस कर देते हैं। और यहां पर यस ये हुआ, इंग्लिश ने हैदर अली को यकीन दिलाया कि ठीक है अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक करता है दैट वील बी देयर टू प्रोटेक्ट यू, वी विल सेंड द रीइंफोर्समेंट, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने क्या ये प्रॉमिस रखा नहीं रखा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर दो स्टेटमेंट दिए, तीन स्टेटमेंट दिया रहा था, इसके बारे में देखेंगे। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। हैदर फोर्स्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस विद मराठास एंड निजाम। तो हमने पहले देखा था कि निजाम और मराठास जो थे वो किसकी साइड थे, इंग्लिश की साइड थे, उन्होंने अलायंस बनाई थी। तो क्या सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर ने एक अलायंस बनाई किसके साथ, मराठास और निजाम के साथ अगेंस्ट इंग्लिश। देखेंगे। सेकंड, हैदर सफर्ड अ डिफीट एट पोर्टो नोवो। तो पोर्टो नोवो में हैदर को एक हार का सामना करना पड़ा। देखते हैं। हैदर कैप्चर्ड ब्रेथवेट हु वाज अ ब्रिटिश कमांडर। तो ब्रिटिश कमांडर को हैदर ने कैप्चर करा था इस वॉर के दौरान। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास भी साइन हुई, देन व्हाई सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, बिकॉज ट्रीटी तो साइन हुई दोनों के बीच में, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के बीच में और हैदर अली के बीच में, द पीस वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होने के पीछे रीजन क्या था, बेसिकली हुआ क्या, मद्रास की ट्रीटी के अंदर ये चीज बताई गई थी कि अंग्रेज जो है इंग्लिश वुड कम टू रेस्क्यू और हेल्प हैदर अली जब भी कोई भी एक्सटर्नल पावर अटैक करेगी हैदर अली के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, हैदर अली और मराठास के बीच में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज अ बैटल, बट ब्रिटिश डिड नॉट कम टू हेल्प हैदर अली। तो एज पर टर्म्स, तो एज पर जो ट्रीटी ऑफ मद्रास था उनको आना चाहिए था ब्रिटिशर्स को हैदर अली की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हेल्प करने नहीं आए। रादर फ्रेंच आर्मी जो थी, फ्रेंच जो थे वो हैदर अली को शुरू से ही हेल्प कर रहे थे, और यहां पर भी अगेंस्ट मराठा दे केम फॉर हैदर अली रेस्क्यू। ठीक है, तो देयर वाज अ ब्रीच इन ट्रीटी ऑफ मद्रास, देयरफॉर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो हुई। और इसमें हुआ क्या, हैदर अली ने किसके साथ, मराठा को अपनी साइड लिया और निजाम को अपनी साइड लिया, और अगेन दे वेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने के लिए तीनों एक साइड हो गए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पोर्टो नोवो में हैदर अली की डिफीट हुई। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट वाज अ स्मॉल बैटल जो पोर्टो नोवो की जगह पर हुई थी, और वहां पर हैदर अली जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हैदर अली ने जो ब्रेथ वेट करके ब्रिटिश कमांडर थे उनको कैप्चर किया था। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। खैर हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे।
तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जो जानने वाले पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो यही है कि कौन थे मराठास, निजाम और हैदर अली, ये तीनों एक साइड हो गए थे किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इसके अंदर कर्नल बेली जो थे ही वॉज डिफीटेड बाय हैदर अली, तो हैदर अली ने इन्हें हराया था और जो आरकोट था उसको कैप्चर कर लिया था 1780 के अंदर, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में तो मराठास इनके साथ में थे हैदर अली के, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्रेचरी और डिसीट को यूज करके मराठास को अपनी साइड में ले लिया। और 2 साल के बाद क्या हुआ, हैदर अली की डेथ हुई। जब हैदर अली की डेथ हुई तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैसूर जो है वो ऑफकोर्स जो मैसूर पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन उनके सनाए टीपू सुल्तान हु वाज इक्वली केपेबल। और इसके बाद फाइट चलती रही दोनों के बीच में, टीपू सुल्तान एक साइड थे, ब्रिटिशर्स एक साइड थे। थोड़े टाइम के बाद उनको ये रियलाइज हुआ दैट बोथ द पावर्स आर टायर्ड, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो ऐसे करते हैं इस चीज को बंद करते हैं जो हम रोज रोज लड़ने के लिए आ जाते हैं। और यहां पर 2 साल के बाद 1784 में एक ट्रीटी साइन हुई, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। तो पहली बार वॉर के बाद क्या हुआ था, पहली बार में वॉर के बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, उसको ब्रीच हुआ, इसी वजह से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा था, तो दोनों पावर्स ने कहा कि ठीक है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं और इसे खत्म करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में ही है। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये तो पिछला क्वेश्चन आपने देखा ही है तो आपको पता होगा ये। एज पर ट्रीटी बोथ रिटर्न ईच अदर कैप्चर टेरिटरीज, तो क्या दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी जो टेरिटरीज कैप्चर करके रखी थी वो वापस कर दी थी। थर्ड, इट वाज साइन टू कंक्लूड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को कंक्लूड करने के लिए बनाई गई थी। तीनों ही स्टेटमेंट बहुत आसान है, अगर फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपने अच्छे से करे हैं, ऑफकोर्स 14 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया वहां पे एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेवरदलेस टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के कंक्लूजन में ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। और ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये ध्यान रखिएगा, वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, एज पर ट्रीटी बोथ रिटर्न ईच अदर कैप्चर टेरिटरीज, मैंने बताया ही था कि ट्रीटी के अंदर क्या होता है, यूजुअली आप एक दूसरे के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं और जो एक दूसरे की टेरिटरीज होती हैं वो वापस कर देते हैं, और यहां पर भी वैसे ही हुआ। फर्स्ट, द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश, मैंने ये भी आपको बताया था कि 1784 तक दोनों ही पावर दैट इज मैसूर और ब्रिटिशर्स दोनों ही थक चुके थे, बिकॉज देयर वाज नो कंक्लूजन व्हाटसोएवर, देयरफॉर दे डिसाइडेड दैट वी शुड साइन अ ट्रीटी एंड दैट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हुआ क्या था, जो आपके हैदर अली थे, हैदर अली की डेथ हुई थी ड्यू टू कैंसर, और उसके बाद टीपू सुल्तान ने टेक ओवर किया था और ब्रिटिशर्स के साथ अपनी जो फाइट थी उसको कंटिन्यू किया था, विच इवेंचुअली लेड टू ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये यहाँ पे हमारी जो आंसर हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी। थोड़ा सा आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। सो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक, मतलब टिल द टाइम ही डाइड ये इन्होंने रूल किया था, जैकोबियन क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया था, और इनकी जो मेजर अचीवमेंट्स थी वो ये थी कि न्यू कैलेंडर लेके आए थे, ये न्यू स्केल एंड वेट सिस्टम भी लेके आए थे, न्यू कॉइनेज सिस्टम भी लेके आए थे। इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था। कहाँ प्लांट किया था ये भी पूछा जा सकता है, यूजुअली स्टेट के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम के अंदर ट्री ऑफ लिबर्टी जो था वो इन्होंने प्लांट किया था। अब यूपीएससी के अंदर ये पूछा जा सकता है कि ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट करने का रीजन क्या था, टू शो वंस सपोर्ट फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैकोबियन क्लब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और ये भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमिकली जो मैसूर था वो काफी फ्लोरिश किया अंडर द रीन ऑफ टीपू सुल्तान। तो फाइनेंशियली मैसूर बिकम अ मेजर पावर अंडर टीपू सुल्तान, ठीक है। अब ये हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक 2 मिनट्स का रिकैप करेंगे। हमने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा था, ये देखा था कि 3
पावर जो थी वो एक साइड थी, जिसमें मीर कासिम थे, नवाब अवध के नवाब थे, शाह आलम थे, और तीनों ही बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए एंड वो हार चुके थे वहां पर। नाउ फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा। इसमें हुआ क्या, जो मीर कासिम थे आपको उनको तो भागना पड़ा, और जो अवध के नवाब थे उनको इलाहाबाद जो था वो देना पड़ा। इसके बाद रीजंस जो थे उनके यही थे कि कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं था, यही उनकी हार का कारण बना। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि नवाब को, मीर कासिम को और मुगल अथॉरिटी को एक ही बारी में हराया गया। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनका काफी होल्ड जो था वो बढ़ चुका था। इसके बाद हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा, जो कि जिन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट भी लेके आए थे, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया था। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हमने पढ़ा जो टर्म्स एंड कंडीशंस की, नवाब अवध को इलाहाबाद देना पड़ा था, 50 लाख रुपए देने पड़े थे। इसके अलावा बलवंत सिंह को अपना एस्टेट की पूरी पोजीशन देनी पड़ी थी। इसके बाद हमने ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे, वॉरेन हेस्टिंग ने इसे हटाया था। इसके अंदर बेसिक होता क्या था, दीवानी दैट इज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और निजामत जो आपकी पुलिसिंग, जुडिशरी और मिलिट्री होती है, उसके जो राइट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ये दोनों चीजें जो थी ये ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी थी, और नवाब बस मेयर और पपेट, वो सिर्फ अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उनके हाथ में दे दी थी। ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी की पूरी अथॉरिटी रह गई थी। इसके बाद हमने ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट में यही चीज पढ़ी कि कौन लेके आया था और किसने इसे हटाया, और ये भी देखा था कि इससे लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज कंपनी प्रॉफिट बनाने में व्यस्त थी और नवाब जो थे उनके पास कोई पावर नहीं थी। देन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन हो चुका था, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ऊपर क्वेश्चन किया था, जिसमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि शाह आलम को इलाहाबाद में रहने के लिए एक प्रोटेक्शन मिली थी, और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो फरमान था वो इन्होंने इशू किया था, क्योंकि मुगल्स जो थे उनकी एक तरीके से स्टैंप तो अभी भी चलती थी, इसलिए ये प्रिविलेजेस जो थी वो ब्रिटिशर्स ने शाह आलम II को दी थी। देन बैटल ऑफ बक्सर के कॉन्सिक्वेंसेस में हमने देखा कि ड्यूटी फ्री ट्रेड मिला था, लेकिन एक ऐसी आइटम थी दैट इज सोल्ट, जिसके लिए अभी भी ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा, दीवानी फंक्शन के बारे में पढ़ा। मैं बता चुका हूं, इसमें राजा सीताराम रॉय को बिहार में लगाया था, मोहम्मद रजा खान को बंगाल में लगाया था कि आप जाके पैसा इकट्ठा करिए। देन इसके बाद मैसूर के बारे में पढ़ा हमने, तो नंजराज देवराज के बाद हैदर अली आए थे, और इसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मराठा से काफी बार हारे, लेकिन बाद में मराठा को हराना शुरू किया। किसके बाद, जब माधवराव जी की डेथ हुई उसके बाद हैदर अली जो थे वो काफी स्ट्रांग हो गए थे। तो इसके बाद उन्होंने अपनी डिंडीगल के अंदर एक फैक्ट्री दैट इज इन तमिलनाडु अपनी एस्टैब्लिश करी, और वेस्टर्न लाइंस पे अपनी आर्मी को रेज करना शुरू किया। ठीक है, मराठा से उनकी बनती नहीं थी और निजाम से नहीं बनती थी, उनके अगेंस्ट में दे यूज्ड टू स्ट्रॉन्ग, वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, जिसमें निजाम, मराठा, इंग्लिश एक साइड थे, हैदर अली दूसरी साइड थे, और इसके अंदर जो ट्रीटी ऑफ मद्रास थी उसको इवेंचुअली साइन किया गया था। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हैदर अली को प्रॉमिस किया गया था कि आपके अगेंस्ट में कुछ भी होगा तो इंग्लिश आपके सामने खड़े रहेंगे, और इसके बाद प्रिजनर्स ऑफ वॉर और जो आपकी टेरिटरीज होती है वो एक्सचेंज करी गई थी। फिर ये ट्रीटी ब्रीच हुई क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुई। उसके अंदर जो थे मराठास और निजाम वो हैदर अली की साइड में थे कुछ टाइम तक। हैदर अली ने जो थे पोर्टो नोवो में उनकी डिफीट हुई, लेकिन जो जनरल बेली है, कर्नल बेली, उनको हराया उन्होंने, और फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो होगी इसके अंदर साइन करी जाएगी। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में हमने देखा था अगेन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को वापस किया गया, टेरिटरीज को वापस किया गया। क्यों? क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। हैदर अली की डेथ हो चुकी थी और टीपू सुल्तान आ चुके थे। और फिर हमने टीपू सुल्तान जी के बारे में कुछ पढ़ा कि जैकोबियन क्लब के मेंबर थे, न्यू कैलेंडर लेके आए थे, वेट्स लेके आए थे, कॉइनेज सिस्टम लेके आए थे, और उनके अंडर में जो मैसूर एम्पायर थी उसने इकोनॉमिकली काफी फ्लोरिश किया। सो दिस वाज अ 2 मिनट्स राउंड अप, ये रिकैप था। देन अब बताइए आपके स्कोर कितना रहा? अगर 13 से 15 रहा है सो कांग्रेचुलेशन, आपका परफॉर्मेंस जो है एक्सीलेंट रही है। 10 से 12 इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, कीप इट अप। आप कोशिश करिए एक्सीलेंट ब्रैकेट में आने की। देन 7 to 9 है, सो अगेन इट्स अ डेंजर जोन, बिकॉज आपको नहीं पता प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। और लेस देन 6 या इक्वल टू 6 है, देन आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा अपनी स्टडीज के ऊपर। अदरवाइज अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ स्कोर कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, आपको इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। नाउ फाइनली वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाके अनअकैडमी स्टूडियो राइज लिखिएगा, वहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्या है, जितने भी अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी स्टूडियो राइज के जो एजुकेटर्स हैं, दे कीप ऑन अपडेटिंग यू, वो अपने वीडियोज इसके अंदर डालते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट्स मिलती रहेगी। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अस अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो। आप अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया था PL लाइव कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। थैंक यू, गुड बाय।